नमस्ते दोस्तों। आपका त्रैमासिक परीक्षा एमपी बोर्ड के लिए जो होने वाली है उसके लिए मॉडल पेपर आ चुका है। और ये जो मॉडल पेपर है आज हम कक्षा 12 का हिंदी विषय का हम मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें सत्र 2025-26 के लिए ये मॉडल पेपर जारी किया गया है। सबसे पहले देखेंगे कि ब्लूप्रिंट इसमें हमें दिखाई देगा, जिसमें आपको 32 जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। सही विकल्प 6 नंबर, रिक्त स्थान 6 नंबर, सत असत 6 नंबर, सही जोड़ी 7 नंबर और एक वाक्य के लिए उत्तर 7 नंबर। उसके बाद आपको पद्य साहित्य से 2 प्रश्न, और काव्यखंड से 2 प्रश्न, काव्यबोध से 2 प्रश्न और गद्य विधा से आपको 2 प्रश्न, आरोह गद्य खंड से आपको 2 प्रश्न और भाषा बोध से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वहीं वितान से 2 प्रश्न, अभिव्यक्ति माध्यम से 2, कवि परिचय 3 नंबर का होगा आपका, लिखित परिचय भी 3 नंबर का होगा, भाषा बोध 3 नंबर और अपठित जो गद्यांश होता है वो भी आपका 3 नंबर का होने वाला है। एक आपको भावार्थ और व्याख्या करने को आएगी एक, जिसमें 4 नंबर की होगी। जो एक 4 नंबर का पत्र और निबंध भी आपको 4 नंबर के अंदर ही आएगा। कुल मिला के आपको जो है 80 अंक का ये पेपर होने वाला है। तो जिसमें यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले देख ही लिया है कि सही विकल्प 6 नंबर, रिक्त स्थान 6, सत असत 6, सही जोड़ी 7, एक वाक्य में उत्तर 7। वहीं हमें 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 2 अंक के होंगे, और 16 से 19 प्रश्न जो होंगे वो 4 प्रश्न होंगे, जिसमें 3 अंक आपको दिए जाएंगे। वहीं प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी कि 5 अंक का कोई प्रश्न है नहीं। 1, 2, 3 और 4 अंक के प्रश्न आपके आने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा में। वहीं आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जरूर मिलेगा कि यहाँ पे जो कक्षा लिखी है ना 11वीं, ये जो 11वीं लिखा हुआ है ना, ये जो है गलत प्रिंट हो गया है। इसकी जगह लिखा हुआ होना चाहिए था कक्षा 12। तो यहाँ पे जो है ये कक्षा 12 ही रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए दूसरा कुछ वो हो, लेकिन ये कक्षा 12 का ही है हिंदी विषय का, जो हम आपको बता रहे हैं ये हिंदी विषय का ही है कक्षा 12 का। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम सही विकल्प से उनकी शुरुआत करेंगे, और हम इस वीडियो में देखेंगे कि जितने भी सही विकल्प हैं उनके हम उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। और ये सारे आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है। आप इनको अपनी एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। प्रश्न डालने की कोई आवश्यकता नहीं है उस कॉपी के अंदर, आप सिर्फ प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर मैं बताऊंगा आपको सिर्फ उत्तर लिखने की आवश्यकता है, आप सिर्फ वही लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है निशान निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये है इलाहाबाद, जो इसका नाम बदलकर वर्तमान समय में प्रयागराज है। यहाँ पर अभी कुंभ लगा हुआ था, आपको ध्यान हो तो। आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जग जीवन का भार लिए फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो कवि इसने लिए फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? स्नेह सुरा का। आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? कवि अपने रोदन में राग लिए फिरता है। तो ये अभी हमने 8 प्रश्न देखे, इसके आगे हम चलते हैं। हम अब 9 से शुरुआत करेंगे। आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है?
वह इस दुनिया का एक नया दीवाना मानता है। आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? सपनों का संसार लिए फिरता है। हो न जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी चलता है। किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है? अपने बच्चों का। बच्चों की याद आने पर चिड़ियाँ क्या करती हैं? तेजी से उड़ती हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? क्योंकि वह परिवार से बिछड़ने के कारण। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? तो यह हैं 7वें-8वें दशक के। कवि आलोक धनवा की पहली कविता है तो यह है जनता का आदमी। अब हम इसको आगे देखेंगे कि कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है तो वह है, जब आप इसमें देखते हैं तो फिर आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमेशा आप जो है ना, वह एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि चुप आप कविता पढ़ रहे हैं तो उसके लेखक को आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि ये जो कविता है किसने लिखी है। ठीक है, तो अब इसमें देखें कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है जनता का आदमी। छत से गिरने से बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विष्णु विधान के लिए। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? साहस के। मातृक छंद का उदाहरण है सोठा। माधुर्य गुण किन रसों में पाया जाता है? तो माधुर्य गुण जो है वो श्रृंगार रस में पाया जाता है। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 पर हम चलेंगे। अब काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? 3। जिस काव्य गुण विशेष के कारण हृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सा हृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे कहते हैं हम माधुर्य गुण। 25 नंबर प्रश्न है भक्तिन पाठ लिखा गया है, यह एक रेखा चित्र है। अब हम प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जेठौत का अर्थ है जेठ का पुत्र। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। भक्तिन गले में पहनती थी कंठी माला। महादेव वर्मा का जन्म 1907। आपको याद होगा, आप ध्यान करिए कि हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म 1907 ही है। यामा काव्य संग्रह ये किसका है? महादेवी वर्मा का है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, यह है जो है हाँ महादेव वर्मा का ही है। बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं जे हैं जैनेन्द्र कुमार। परख उपन्यास के लेखक हैं, ये भी जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है परख उपन्यास। बाजार दर्शन पाठ है, यह एक निबंधात्मक पाठ है। परचेजिंग पावर, परचेजिंग मतलब होता है खरीदना, पावर मतलब शक्ति यानी खरीदने की शक्ति। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, बाजार में देखिए आकर्षक वस्तुएं होती हैं, इसलिए हम उन्हें देखकर आकर्षित हो जाते हैं, हमें चीज़ों को जो है बाजार की चीज़ों को खरीदने की इच्छा होने लगती है, तो ये है आकर्षक वस्तुएं। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका केंद्रीय भाव जो है ना बाजारवाद दिखाई देगा। काले मेघ पानी दे पाठ के लेखक हैं, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत में ग्राम क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोले जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के कहलाते हैं क्षेत्रीय शब्द। निम्न में से अवधारणा बोधक निपात नहीं है। काश, काश आज वर्षा होती, इस भाग में कौन सा निपात शब्द है? इसमें विस्मय बोधक, देखिए अब मैं बताता हूँ विस्मय बोधक कहते हैं। हाँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि काश है ना, इसमें देखिए एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। ये जो चिन्ह है ना, इसी के द्वारा हम देख सकते हैं कि ये विस्मयादि बोधक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे देखते हैं कि निम्न में शब्दों में तकनीकी शब्द जो है वो कौन सा नहीं है? तो अंगोछा नहीं है। ठीक है, हम इसके आगे देखेंगे कि सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। श्याम मनोहर जोशी नहीं है, ये आप गलत करेंगे। मनोहर श्याम जोशी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे,
यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? यशोधर बाबू जो है किशनदास को अपना आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, इसके आगे दिए हुए हैं विकल्प। यशोधर बाबू जो है वो यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, माफ़ कीजिएगा गलत प्रश्न पढ़ दिया था मैंने। तो यशोधर बाबू जो है कुमाऊँ के रहने वाले थे। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? तो वॉइस सर्विस। यशोधर का पूरा नाम है, यह है वाई.डी. पंत। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदास का कौन सा पुत्र कहा है? मानस पुत्र। यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? तो सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, वाइट नेट, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। रेडियो समाचार भाषा कैसी होनी चाहिए? रेडियो समाचार जो है एक श्रव्य माध्यम है, तो जिसमें हम आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, ऐसी भाषा होनी चाहिए। आधुनिक छापाखाना का आविष्कार हुआ, तो वो हुआ था जर्मनी में। हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि रिक्त स्थानों में से सही विकल्प चुनकर हमें इसमें लिखना है। ये भी जो है 6 नंबर के आने वाले हैं, तो आपको बड़े आराम से और तसल्ली से इनको देखना है और आप इनके आंसर नोट करते जाएंगे अपनी कॉपी में। मैं मौजों पर मस्त बहता हूँ, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं मादकता लिए फिरता हूँ, मैं निःशेष मादकता लिए फिरता हूँ, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, मैं अलंकार है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि जो बना बना है ना, इसमें 2 बार आया हुआ है और यहाँ पर इसका दोनों बार अलग आते। कभी बच्चन का ध्यान नहीं करते, जग का ध्यान नहीं करते वो। संसार कवि को गाने के लिए कहता है, संसार कवि को रोने को गाने के लिए कहता है या हंसने को कहता है? आप बताएंगे। हंसने को ही कहेगा, रोने को थोड़ा ना वो कहेंगे। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है, वो है पतंग। पतंग की पतली कमानी बनी होती है, तो वह लोहे की थोड़ी ना बनेगी, क्योंकि वो भारी हो जाएगा वरना, तो बाँस की। आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा माना है, तो उन्होंने माना है रस को। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को कहते हैं, ये संचारी भाव हैं, ये स्थायी नहीं होते, ये अस्थायी हैं। भाव पक्ष में प्रधान होता है, भाव पक्ष में जो है ना रस प्रधान होता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 10। प्रत्येक रस का एक नियत होता है, स्थायी भाव। रस के प्रमुख अंग हैं, वो है 4। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे 15वां प्रश्न है कि विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए, जुगुप्सा। विभाव के प्रकार हैं, तो इसका आंसर है 2। अनुभाव के वेद हैं, तो 4। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएँ कहलाती हैं, आश्रय की जो बाहरी शारीरिक चेष्टाएँ कहलाती हैं वो भाव कहलाती हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण क्या कहते हैं? आलम्बन। क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर रस के रूप में परिणित होता है, तो ये होता है रौद्र रस के रूप में। व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर रस की उत्पत्ति होती है, हास्य रस की। भक्तिन का कद था छोटा। भक्तिन पाठ के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। जीवन के दूसरे परिच्छेद में अधिक है, दुख अधिक है। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक हो गई, खरी हो गई। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन ही रही है, भक्तिन। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए नहीं है रुपया। भक्तिन और मेरे बीच में का संबंध है सेवक स्वामी लेने। वैसे इसका आंसर सेवक स्वामी हो सकता है, लेकिन यहाँ विकल्प नहीं दिया हुआ है। लेकिन उनका सेवक स्वामी का जो है, जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है। वहाँ पर महादेवी वर्मा कहते हैं कि मेरे और भक्तिन के बीच जो है सेवक स्वामी का जो है संबंध नहीं है, वह मेरी साथिन है, मतलब मेरी संगनी है, मेरी मतलब मित्र के समान है, वह सहेली है। वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, तो वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं।
वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं निपात शब्द। सिल्वर वेडिंग के कथानक को अपना कथानक यहाँ पर कौन थे, तो वो थे यशोधर बाबू। तो वो अपना आदर्श किसे मानते थे, किशनदा को। मनोहर श्याम जोशी का जन्म हुआ था तो 9 अगस्त सन 1933 को राजस्थान के अजमेर में उनका जन्म हुआ था। किशनदा ने जो है किशनदा ने यशोधर बाबू को उधार भी दिए, 50 रुपये दिए थे उन्होंने। इसके बाद आता है सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में दिया, तो उसने क्या दिया था, आप में से कोई मुझे बताए। ऊनी ड्रेसिंग गाउन उसने उपहार में दिया था। ठीक है। सिल्वर वेडिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर बाई डी पंत, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगी। कि शादी के वर्णन का कौन सी सालगिरह थी, तो वहाँ पर 25वीं सालगिरह का वर्णन था, यानी कि सिल्वर वेडिंग। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति अपनाई, तो वह रोज बिरला मंदिर जाते थे। यशोधर बाबू मूल रूप से आप पहले भी देख चुके हैं सही विकल्प में कुमाऊं के रहने वाले थे। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। स्तंभ लेखन का प्रमुख रूप है, तो ये स्तंभ लेखन जो है विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप है। संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है, तो संपादकीय जो होता है वो जनता की आवाज़ से माना जाता है। तो यहाँ पर जो 40 आपके सही विकल्प थे, माफ़ कीजिएगा रिक्त स्थान थे, वो पूर्ण हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सत्य सत्य की ओर। यहाँ पे भी सत्य सत्य जो है वो 6 नंबर के होने वाले हैं, जिसमें आप इन्हीं में से हो सकता है आ भी सकते हैं, नहीं भी आए, लेकिन आपको जो है सबको पढ़ के जाना है। और अगर आप चाहें तो मैं जो पार्ट दिए हुए हैं इसमें, तो मैं उन सभी पार्टों की आपको एक बार पढ़ के वीडियो बनाकर उसमें से जो पार्ट के बीच में से जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा के लिए, तो वो आपको सिर्फ त्रैमासिक परीक्षा या सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काम नहीं आएंगे, बल्कि वार्षिक परीक्षा में भी ये काम आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अगर मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हाँ हमें वीडियो चाहिए। और मैं ये सब उनके लिए कह रहा हूँ जो स्वयं से पाठ नहीं पढ़ना चाहते, मैं उन्हें खुद वीडियो में अंडरलाइन करके बताऊंगा कि ये जो लाइन है या ये जो शब्द है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और मैं पूरे पार्ट में से नहीं, सिर्फ मैं कुछ ही पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो इम्पोर्टेंट होंगे वहाँ पर। ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं मैं हर चैप्टर पे एक वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको बना के दे दूँगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्य असत्य। तो पहला है काले मेघा पानी दे पाठ रेखा चित्र है, तो ये बिल्कुल गलत है, यह रेखा चित्र नहीं है। ठीक है। तो काले मेघा पानी दे ये रेखा चित्र नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होती है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है कि परचेजिंग पावर का अर्थ जो है क्रय शक्ति होती है, ये जो है गलत है। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, नहीं, जैसे कि आप देख चुके हैं कि भक्तिन जो धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, यह किसकी है, महादेवी वर्मा की रचना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंद्र सेना का अर्थ मेढक मंडली होता है, बिल्कुल सही है। अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। सरस्वती पत्रिका का संपादन हरियाई प्रसाद द्विवेदी ने किया था, तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है वो हरियाई प्रसाद द्विवेदी ने नहीं किया था। भक्तिन देहातिन थी, बिल्कुल सही है ये। बाजार का जादू आँख की राह काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। जैनेंद्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, बिल्कुल सही है ये। गुण की संख्या 3 होती है, बिल्कुल गुण की संख्या जो 3 होती है। वाणिज्यिक छंद की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है, हाँ, वाणिज्यिक छंद की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है और मात्रक छंद की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। जहाँ कारण के बिना कार्य होना कहा जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, तो इसका जो आंसर है वो गलत है, वहाँ व्यतिरेक नहीं होता। आत्मकथा सत्य घटना पर नहीं होती, देखिए आत्मकथा सत्य घटना पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हम इसे नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि उसमें कोई ऐसी घटना नहीं होती, उसमें व्यक्ति का जीवन परिचय होता है और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो वह एक घटना पर आधारित नहीं होती है, बल्कि
उसमें व्यक्ति का संपूर्ण परिचय होता है। तो रेडियो नाटक में संवाद का कोई महत्व नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। संवाद का महत्व है, क्योंकि आप उसे दृश्य नहीं है माध्यम, बस श्रव्य माध्यम है, तो उसमें संवाद अधिक महत्व रखता है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है, तो ये बिल्कुल सही है। दोहा वार्णिक छंद है, तो दोहा आप जानते होंगे वार्णिक छंद नहीं है, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, ना कि वर्णों की। एकांकी श्रव्य काव्य का रूप होता है, एकांकी श्रव्य काव्य का रूप नहीं है। अलंकार का अर्थ दर्पण होता है, बिल्कुल नहीं। अलंकार जो है, आपने देखा होगा परिभाषा में, तो अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार या सजावट, तो दर्पण नहीं है। समाचार पत्र लेखन के 7 ककार होते हैं, समाचार पत्र लेखन के 7 ककार होते हैं, ये बिल्कुल सही है। कविता का अनिवार्य तत्व लय है, ये भी सही है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 2 खंडों में है, ये बात गलत है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में है, तो आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है ये विकल्प आ जाए कि कितने खंडों में है, तो यह 4 खंडों में है। प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, नहीं है। बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झाँक रहे होंगे, ये बिल्कुल सही है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंक्ति सूर को माना गया है। आप अगर जब पढ़ेंगे ना, तो आपको ये सारे उत्तर वहाँ पे मिल जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है, बिल्कुल सही है। सीधी बात छंदों के चक्कर में आकर फंस गई, बिल्कुल सही है। रघुवीर सहाय दूसरे तरफ सप्तक के कवि थे, ये सही है। छायावाद के प्रवर्तक जय शंकर प्रसाद हैं, और ये बिल्कुल सही है। छायावाद के प्रवर्तक जय शंकर प्रसाद हैं। रामचरितमानस की रचना ब्रज भाषा की नहीं, रामचरितमानस की योजना है वो अवधी भाषा में की गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा है, बिल्कुल ये कहा है उन्होंने। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, बिल्कुल सही है। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है, बिल्कुल सही है। कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार है, नहीं, ये गलत है। कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो ये बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण कल लिखा हुआ है, जागरण काल है माना जाता है, तो भारतेंदु युग को जागरण काल माना जाता है, बिल्कुल सही है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, तो ये बिल्कुल सही है। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक भूषण है, नहीं, ये आप 2 बार देख चुके हैं, एक सही विकल्प में, और एक स्थान में ये भूषण नहीं है, यहाँ पे हैं, आप बताएंगे यशोधर बाबू पंत। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, नहीं, गोदान उपन्यास का अंश नहीं है। यहाँ पे अब हम देखेंगे 39 सौंद लेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, ये बिल्कुल सही है। सिल्वर वेडिंग उत्सव विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है, आप देख चुके 25 वर्ष पूर्ण पर ही मनाया जाता है, हमने ऐसे रिक्त स्थान में इसको पढ़ा भी था। जूझ कहानी का प्रमुख पक्ष आनंदा है, सही है। भारत का पहला छापाखाना दिल्ली में लगाया गया, नहीं, ये गलत है। आपने ऐसे देखा कि भारत का पहला छापाखाना जो है गोवा में लगाया गया था 1556 में। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, जी बिल्कुल गलत है। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य, गलत। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा है, बिल्कुल सही है। भक्तिन का कद लंबा था, गलत, हम देख चुके हैं कि भक्तिन का कद छोटा था। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य आंसू है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे हर पार्ट में जो है ना, हर एक चीज़ लिखी हुई है कि किसके क्या महाकाव्य है। तो इनका जो महाकाव्य आंसू नहीं है, विभत्स रस को 10वां रस माना गया है। अगर आपने ध्यान से अगर रसों को पढ़ा है, तो इसमें जो 10वां रस है ना, वो वात्सल्य रस को माना जाता है, तो विभत्स रस 10वां रस नहीं है। तौलिया तकनीकी शब्द है, तौलिया तकनीकी शब्द नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सही जोड़ी देखेंगे, जो कि आपके पेपर में 7 नंबर की आएंगी, और ये जो है हो सकता है इसी में से एक आध आ भी जाए।
आत्म परिचय, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आत्म परिचय जो है हरिवंश राय बच्चन, इसका आंसर होगा। पतंग, अब मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपको जो कविता पढ़नी है, जो पाठ पढ़ेंगे आप, तो आपको उनके लेखक का नाम जरूर पता होना चाहिए। तो पतंग जो है इसका आंसर होने वाला है आलोक धनवा। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी पाठ पढ़ें वो लेखक जिसने वो पाठ को लिखा है वो आपको ज़रूर याद होना चाहिए। आप चाहें तो इसकी एक अलग से एक पेज पर सभी पाठों के नाम जो आपके पाठ्यक्रम में आने वाले हैं उनके लेखकों का नाम लिखकर आप उन्हें याद कर सकते हैं। विभाव, यह रस का अंग है, तो ये हो जाएगा थर्ड। भक्तिन, भक्तिन जो है महादेव वर्मा, इसका आंसर हो जाएगा। लक्षणा, लक्षणा ये जो है शब्द शक्ति है, तो 5वां इसका आंसर हो जाएगा। जूझ, जूझ क्या है, एक कहानी है जिसका आनंदा से संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंदा, ये 6 हो गया। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आते हैं दूसरे नंबर पर। जूझ, देखिए अभी हमने पढ़ा था और फिर आ गया आनंद यादव। अब हम अगला देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये जो अभी मैं आपको बताने वाला था कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है ना आपने अभी देखा हो कि हरिवंश राय बच्चन का जो 4 खंडों में मैंने आपको बताया था उसमें से एक खंड उनका आत्मकथा का यही है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। संपादकीय पृष्ठ, तो आप संपादकीय पृष्ठ पर लगाएंगे ना तो इसका आंसर मेरे हिसाब से देखो मतलब मेरे हिसाब से अगर आप मान के चलें तो क्या होना चाहिए, संपादकीय पृष्ठ का मेरे हिसाब से होना चाहिए अखबार की आवाज़। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि अखबार की आवाज़, क्योंकि इसमें और कोई विकल्प दिख नहीं रहा है, तो इसमें मुझे लगता है संपादकीय अखबार की आवाज़ होना चाहिए। डेडलाइन तो आप जानते ही हैं कि अंतिम समय सीमा। हिंदी का साहित्य स्वर्ण काल किसे कहा है, तो भक्ति काल है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, भक्ति काल। झूठ का निश्चय होना, अब इसमें झूठ का निश्चय होना है तो फिर मुझे लगता है मतलब इसका मतलब झूठ का निश्चय होना है तो फिर इसमें संदेह आप मान सकते हैं इसको, मतलब भ्रांति सी रहती है, संदेह रहता है। निश्चय होना है तो फिर आप मान सकते हैं कि संदेह अलंकार इसमें हो सकता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है वो होता है कथानक। हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पर देखेंगे, अब हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जब देखेंगे ना तो इसमें आप सोचिए, खुद ही सोचिए इसमें से क्या आंसर हो सकता है, तो वो होगा अलंकार काव्य की आत्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अलंकार जो है ना काव्य की आत्मा है। उपमेय में उपमान का आरोप, तो इसमें होगा सांगरूपक अलंकार। फिर है उपमेय में उपमान की श्रेष्ठ, तो इसमें हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है, तो इसमें हो जाएगा भ्रांतिमान। उसके बाद आता है इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, तो ये हो जाएगा संदेह। अब हमने देख लिए हैं सारे सही जोड़ियाँ। अब हम आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब आप देखेंगे इसमें से 7 प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके इन सबका उत्तर बताता जाऊंगा और आप लिखते जाना सभी उत्तर एक पेज पर। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता थी, तो रीतिकाल में जो थी ना श्रृंगार रस की प्रधानता थी। मीरा किसकी अनन्य भक्त थी, तो जो मीरा थी वो कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी, तो आप लिख लेना कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। आप सभी लोग
ध्यान से सुनिएगा। धर्मी भारतीय नामों का देता है। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते थे? आपने कभी ध्यान से सुना हो तो तुलसीदास जो है अपने आप को सेवक या रामदास कहना पसंद करते थे। ठीक है, तुलसीदास अपने आप क्या कहना पसंद करते थे? रामदास, यानी कि भगवान राम के दास हैं वो। ठीक है, उसके बाद आता है पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानी लिखी गई है? तो पंचतंत्र में जो है ना, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ हैं। इसमें आपको नैतिक शिक्षा मिलेगी, ऐसी कहानियाँ जो है पंचतंत्र के अंदर लिखी गई हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर है कृष्णदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णदा का वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। आप सभी लोग लिख लें, कृष्णानंद पांडे। पृथ्वीराज रासो काव्य किस युग में लिखा गया? तो ये लिखा गया वीर गाथा काल या आदि काल में लिखा गया है। अज्ञे किस युग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं? तो अज्ञे जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं अज्ञे। प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण वाली रचना क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है कवित्व। आप जब देखेंगे ना कि प्रत्येक कवित्व इसका आंसर। ठीक है, पंक्ति में जो 31 वर्ण होते हैं ना, वो कवित्व में होते हैं। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? अब आप इसको खुद बताइए, कितना सरल आंसर है। इसका आंसर है मुहावरा। मुहावरा इसका आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वें नंबर पर, किस घटना, समस्या या मुद्दे का गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे फीचर लेखन। इसे हम कहेंगे फीचर लेखन। आप सभी लोग लिख लीजिए, फीचर लेखन इसे कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो आनंद यादव का मन जो तड़पता था वो पाठशाला जाने के लिए। आनंद यादव का मन जो है ना, पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? बच्चे जो है चिड़िया की प्रत्याशा में होंगे। चिड़िया की प्रत्याशा में होंगे। प्रसाद गुण का संबंध किस रस से होता है? प्रसाद गुण का जो संबंध होता है ना, वैसे तो सभी रसों से होता है, लेकिन मुख्यतः जो होता है वो शांत रस से होता है और एक होता है भक्ति रस से। वैसे आप एक काम करिए, इसको सिर्फ शांत रस ही कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, शांत रस ही कर लीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वैसे सभी से होता है, लेकिन शांत रस इसका सबसे सही आंसर होगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, उन्होंने अवधी भाषा में इसकी रचना की है। अब आगे बढ़ते हैं। कवियों के अनुसार 10वां रस किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपका इसका आंसर बताया था कि वात्सल्य रस को जो है 10वां रस कहा जाता है कवियों के अनुसार। रेडियो नाटकों में पत्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? तो इसकी वहाँ होती है सूत्रधार के माध्यम से। इसका आंसर है सूत्रधार। भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? इसका सही आंसर है पत्तल में। अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? तो अनुच्छेद लिखने से पूर्व हमें प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है। तो तुलसीदास जो कृत है कवितावली जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि समाचार पत्र किस शैली में
लिखे जाते हैं। अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा ना अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक में, तो इसका आंसर है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जूझ उपन्यास के अनुवादक का नाम। तो इसके अनुवादक हैं केशव प्रथम वीर, ठीक है। इसके बाद आता है तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है। तो तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना जो है ना वो की है रावण से। इसका आंसर है रावण। और फिर आगे बढ़ेंगे हम कि तुलसीदास जी कहोगे अब बाजार की सार्थकता किस में है। बाजार की सार्थकता क्यों है तो वो है मनुष्यों की आवश्यकता पूर्ति में है। तो जो आवश्यक है उसकी पूर्ति में है बाजार की सार्थकता। कविता की उड़ान कौन नहीं जानता। तो कविता की उड़ान जो है चिड़िया नहीं जानती है। इसका आंसर है चिड़िया। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर किस अलंकार का उदाहरण है। तो इसमें है भ्रांतिमान अलंकार है इसके अंदर। कैमरे के सामने किसको लाया जाता है। तो आपको उसका पता ही है, अपाहिज को लाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अखबार पत्रिकाएं और पुस्तक किस प्रकार के माध्यम में आती हैं। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा मुद्रित माध्यम में, यानी कि छपे हुए माध्यम में आती हैं। आप लिख लीजिएगा। करुण रस का स्थायी भाव आपको पता ही होगा, शोक है। नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका मैं आपको लिखवा देता हूँ, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है नाटक सम्राट है। इसके बाद आता है कि अगला है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। शब्द गुण 3 प्रकार के हैं। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा महादेवी वर्मा, जो है आधुनिक काल की मीरा है। अब इसका अगला प्रश्न है मुद्रित माध्यम की एक प्रमुख विशेषता क्या है। अब मुद्रित माध्यम की अगर आप प्रमुख विशेषता देखे जाएंगे तो यह एक ऐसा माध्यम है ना कि इसमें कुछ छाप दिया तो जाकी तरह बना रहेगा। तो स्थायित्व है इसमें। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक छप गई तो वो हमेशा के लिए हो जाती है, तो इसका है स्थायित्व। घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण क्या कहते हैं। आप जानते ही होंगे, ये लाइव है, या हम हिंदी में इसे हम कह सकते हैं सीधा प्रसारण। सीधा प्रसारण इसे हिंदी में कह सकते हैं। 2 में से आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है पति की मृत्यु में भक्तिन की उम्र कितनी थी। 36 वर्ष, ठीक है। मृत्यु के समय भक्ति। अब अगला देखेंगे छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद होते हैं ना आपके 3 प्रकार के, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद, ठीक है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हो जाएगा संदेह अलंकार। आप सब लिखते चलेंगे। चांद का मुँह टेढ़ा है किस कवि की रचना है। तो ये है गजानन माधव मुक्ति बोध की। गजानन माधव मुक्ति बोध, ये इनकी रचना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक अंक वाली नाटक कृति क्या कहलाती है। तो ये एक अंक की कहलाती है, ठीक है। इसके बाद है जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ होता है व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक, ठीक है। उसके बाद है भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला। तो मैंने आपको बताया अभी तक गोवा में खुला था और यह 1556 में खुला था। अब आगे बढ़ते हैं कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है।
तो 4 भागों में बांटा गया है। मैं आपको चारों के नाम बताऊंगा। आदिकाल है, आप लिख लीजिएगा, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 कालों में बांटा गया है। इसके बाद है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को, ये कलम के जादूगर कहे जाते हैं। फिर उसके बाद HTML का फुल फॉर्म, तो आप इसे हिंदी में लिख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? इसका आंसर आपको मुझे लगता है पता होना चाहिए था, संपादक के नाम पत्र। अगर आप थोड़ा भी आपने पढ़ा है ना, इसका उत्तर पहले भी हम देख चुके हैं, नाम पत्र इसका सही आंसर है। इसके बाद आता है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम क्यों कहा जाता है? देखो इसका आंसर मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि भक्ति काल जो है ना, इसमें भक्ति की भावना बहुत अधिक थी और इसने जो है ना साहित्य और समाज और धर्म को जो है बहुत प्रभावित किया था। जैसे इसके आप तुलसीदास जी हैं, कबीर हैं, मीराबाई हैं, तो ये सब भक्ति काल के ही जो है कवि रहे हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं और यहाँ इस समय भक्ति की जो है बहुत अधिकता थी। भक्ति ये समझ लीजिए आप चरम पर थी इस समय। अगला प्रश्न है हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो इसका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? देखिए इसमें तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि इसमें 2 आंसर होते हैं। सबसे सही है इंदुमती। एक रानी केतकी की कहानी भी है जिसे हम मानते हैं कि वह हिंदी की सबसे पहली कहानी है, लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर होगा इंदुमती। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 15 से 20 मिनट, बस इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक जो है मनोहर श्याम जोशी। श्याम जोशी जी जो हैं इसके लेखक हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहते हैं? इसका आंसर है अलंकार। ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व है। उसके बाद आता है लेखक आनंद यादव और उनकी माँ किसके पास गए थे? अगर आपने पाठ को पढ़ा है तो आप बता देंगे कि दत्ताजी राव के पास जो है गए थे। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जो है जनक माना जाता है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? इसमें लिखा हुआ है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, कोई 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो मैं वैसे 3 प्रकार की होती है, मैं आपको बता देता हूँ तीनों प्रकार, आप कोई भी 2 लिख देना। अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। अब आप प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता अगर मुझसे पूछेंगे ना, तो आप कहीं से भी अगर देखें तो इसमें नई कविताओं की रचना हुई, एक ही हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा इसमें जो है सामान्यतः कवियों ने जो है एक उत्कृष्ट रचना प्रदान करी है, ठीक है, यानी कि क्रांति की भावना रही है इसमें। हाँ, और नारी का भी इसमें चित्रण किया गया है, सामाजिक यथार्थ की भावना इसमें रही है। तो ये 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। आप लिख लिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं क्रांति की भावना और नारी चित्रण किया गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि मानवतावाद प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है। बस ये तीनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी हैं।
अगला प्रश्न है, सामान्यतः संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है? तो संक्षेपण होता है मूल कथन का मूल पाठ के जो मूल विचार होते हैं ना, तत्व होते हैं, तर्क होते हैं, उनका भाग होता है। इसके बाद आता है समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं? समाचार लेखन के तो बहुत सारे प्रकार हैं। मैं आपको अब 1 नंबर में आना है तो मैं 2 या 3 बता देता हूँ। तो इसमें हो जाएगा, एक तो तत्कालीन समाचार, जैसा कि आज आप इंटरनेट में देखते हैं। फिर उसके बाद हो जाता है एक संपादकीय, जो अखबारों में आता है छप के। फिर एक होता है विस्तृत, जैसे कोई रिपोर्ट आ गई उसके ऊपर समाचार बन गया। और फिर एक होता है साक्षात्कार। आपने ध्यान किया होगा कभी किसी का साक्षात्कार होता है न्यूज़ पर, तो ये होगा समाचार के लेखन। रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के जो अंग है ना, वो 4 हैं। स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, और उसके बाद है अनुभाव। अनु बड़ा भा है, अनुभाव। ठीक है, ये रस के 4 अंग हैं, तो आपको 4 अंग लिखने हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, लेकिन ये इस वीडियो में नहीं होगा, ये होगा अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 और बाकी के जो प्रश्न हैं, पूरे प्रश्नों के मैं हल आपको उपलब्ध करा सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि उपलब्ध कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर लिख सकते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराएं। ये आपको लिखना होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं इनके प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराऊं या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कहीं आपको लगा हो कि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो मैंने जितने भी आपको ये उत्तर बताए हैं अभी ऑब्जेक्टिव्स के, ये सारे के मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा सकता हूं टेलीग्राम पर। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि टेलीग्राम चैनल मैं आपको उसका लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा बाद में, अभी नहीं। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ PDF चाहिए, तो आप में उसमें लिख दीजिए PDF चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्टिव के PDF भी डाल दूंगा। और फिर आपको अगर जो प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 जितने भी हैं ना, ये इनके अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको इनके भी आंसर चाहिए, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। इनके आंसर भी बिल्कुल एकदम आप सटीक आंसर मैं आपको बताऊंगा, और इनके PDF भी उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना होगा कि हाँ आंसर चाहिए, फुल सॉल्यूशन चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में डालिए फुल सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी बता दूंगा, और इन सब के PDF भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और आप जिस भी विषय पर और जितनी जल्दी वीडियो चाहते हैं, तो आप उस विषय का नाम भी उसमें बता सकते हैं, तो मैं उस विषय के ऊपर जो है आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।